सत साहिब 4 वाणियाँ बताई गई हैं। आज हम वाणी पर बात करेंगे। देखिए, वे 4 वाणियाँ परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी हैं। हम सामान्य रूप से जो भी बातचीत करते हैं वो सिर्फ हमारे मुंह से ही क्रिएटेड नहीं होती है, वो बहुत गहरे तल से उठकर आती हैं। ठीक है, उनका एक अलग अलग स्तर है, उसी पर बात होगी। देखिए, शुरुआत करते हैं परा से, जहाँ से बिल्कुल बिगिनिंग है, शुरुआत है। परा का ऐसे सामान्य रूप से अर्थ है विपरीत, पीछे या अधिक। जैसे पराजय, जय का अर्थ विक्ट्री या जीत है, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा अगर हम पराजय कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अर्थ परा से बहुत गहनतम रूप से लिया गया है। देखिए, यह जो संपूर्ण संसार हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, और ग्रह, उपग्रह, ब्रह्मांड, सभी गैलेक्सीज, ये सारी जो सृष्टि है ये अपरा में आती है। ठीक है, परा और अपरा, अपरा में ये सब कुछ है। इसका जो ठीक उल्टा होगा वो है परा। देखिए, अपरा को हम अस्तित्व या एग्जिस्टेंस मान सकते हैं, जो कि सब दिख रहा है, लेकिन परा है नॉन एग्जिस्टेंस, अनस्तित्व। ठीक है, इस तरह से इसको हम लेंगे। तो यहाँ पे फिर बात होती है परा की, जहाँ जो शब्द हम बोलते हैं उसकी शुरुआत होती है। देखिए, इसका जो स्थान है, वो जो लोकेशन है, उसको नेवल या नाभि प्रदेश माना गया, या नाभि चक्र कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ से स्पीच की ओरिजिन है या स्रोत है। यह अनमूवेबल या एक अनलिमिटेड, अपरिसीम, अखंड स्थिति है। ठीक है, अब क्या है, हम पश्यन्ती में, देखिए परा में जब कोई भी एक, देखो वहाँ पे क्या है, अभी तक कोई क्रिएशन नहीं हुआ है और स्थितियाँ एक परम शून्य की स्टेज पे हैं, या अनस्तित्व, नॉन एग्जिस्टेंस के लेवल पे चीज़ें हैं, हो के भी नहीं हैं और नहीं हो के भी हैं, जिसे हम महाशून्य भी कह सकते हैं। लेकिन वहाँ से एक अगली स्टेज पैदा होती है, पश्यन्ती। पश्य का ऐसे अर्थ है देखना। संस्कृत में एक धातु है दृश्य, जिससे पश्य शब्द बनता है, और पश्य का अर्थ देखना। अब पश्यन्ती में क्या होता है, देखिए जैसे स्वप्न में हम नींद में स्वप्न देखते हैं, सपना चल रहा होता है, तो वहाँ पे एक पिक्टोरियल लैंग्वेज चल रही होती है, सिर्फ पिक्चराइजेशन होता है, शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, अभी शब्द का उत्थान नहीं हुआ है, सिर्फ पिक्चर्स से, तस्वीरों से ही हम वस्तुओं को देख रहे होते हैं या उस संसार को अपने बोध में ले रहे होते हैं। ठीक है, ये स्वप्न की जो स्टेज है वो भी उसी लेवल पे ही होती है। ठीक है, पश्यन्ती। और ये फील्ड ऑफ इमोशंस, ये भावनाओं का एक क्षेत्र है, इसको परावाक भी कहते हैं, और ये अव्यक्त है, और ये अद्वैत की स्टेज है, ये नॉन ड्यूअलिस्टिक रीजन है। ठीक है, यहाँ पे इमोशंस में वो चीज़ है अभी, लेकिन शब्द में क्रिएटेड नहीं हुई है, लेकिन इमोशन में है। इसकी तुलना में जो परा है वो तो संपूर्ण अस्तित्व ही है। ठीक है, उसके आगे पश्यन्ती, पश्यन्ती के बाद अब आते हैं हम मध्यमा में, जो कि एक मीडियम या बीच की स्टेज है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भावना थी वो शब्द में क्रिएटेड हो जाएगी, शब्द के रूप में आ जाती है। मध्यमा की जो लोकेशन है वो थ्रॉट या गले को माना गया है। इमोशन इज कन्वर्टेड इनटू वर्ड्स। अब यहाँ पे जो भावना है वो शब्द में परावर्तित हो जाती है, बदल जाती है, और ये एक मेंटल फंक्शन है। ध्यान रहे, शब्द क्रिएट तो हो गए हैं लेकिन अभी भी अव्यक्त हैं, अनएक्सप्रेस्ड हैं, उनको मुंह से बोलकर नहीं बताया गया है। ठीक है, ये अव्यक्त वाणी है, अनएक्सप्रेस्ड स्पीच। मध्यमा, इसको हम मन भी कह सकते हैं। मन में जैसा हम सोचते हैं,
हम लैंग्वेज का उपयोग कर रहे होते हैं, जैसा कि हमने अपनी परवरिश के चलते जो भी कोई पर्टिकुलर भाषा सीखी हुई होती है उसका उपयोग करते हैं और मन में सोच रहे होते हैं हम लैंग्वेज का उपयोग करके, ठीक है, वो मध्यमा है। उसके बाद क्या आता है फिर वैखरी। अब इसमें क्या होगा, जो हम मन में लैंग्वेज का यूज़ करके सोच रहे होते हैं उसको अपने मुंह का उपयोग करके जिह्वा से ध्वनि क्रिएट करते हैं और उन शब्दों के द्वारा उसे लैंग्वेज में उतार देते हैं ताकि दूसरे के लिए वो बोधगम्य हो सके, ठीक है। तो वैखरी की जो लोकेशन है वो टिप ऑफ द टंग, जिह्वा को माना गया है, ठीक है। अ वर्ड इज़ फॉर्म्ड एंड सेड। अब इस स्टेज पे आके एक शब्द फॉर्म्ड हो जाता है या रूप में ढल जाता है और दैट इज़ सेड, उसको बोल दिया जाता है। यहाँ पे आके वाणी व्यक्त हो जाती है, एक्सप्रेस्ड हो जाती है और ये ड्यूअलिस्टिक फॉर्म है, यहाँ पे द्वैत होता है। अब द्वैत कैसे है, देखिए जिह्वा जब शब्द क्रिएट करती है तो वो या तो ऊपर या नीचे या आगे होठों पे टच होती है या स्ट्रोक करती है, हिट करती है, जिससे ध्वनि पैदा होती है, ठीक है। उस ध्वनि को अलग अलग ढंग से क्रिएट करके हमने शब्दों का एक अलग अलग पैटर्न तैयार किया और उसे लैंग्वेज में ढाल दिया, ठीक है। इस तरह से हमने अलग अलग भावों को या कंटेंट्स को शब्द के साथ जोड़ दिया, जिससे हम अपने उन भावों को जो कि शब्द में आके दूसरे तक पहुंचते हैं और हमारा वो जो मंतव्य है वो एक्सप्रेस्ड हो जाता है, प्रकट हो जाता है। यह है, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी, इन चारों स्टेजेस से पार होते हुए शब्द का निर्माण होता है और दूसरे तक पहुँचता है। अब देखिए जो दूसरा है वो लिसनर है, जो बोल रहा है वो स्पीकर है और सुनने वाला लिसनर है। अब लिसनर की भी स्टेजेस हैं, देखिए जब शब्द बोला जाता है तो 4 स्टेजेस से उठ के आता है और जो सुनने वाला है उसकी स्थिति भी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो उन शब्दों को जब सुनेगा तो किस लेवल पे उसके कंटेंट को रिसीव करेगा, ठीक है। अब देखिए वैखरी में, अब लिसनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट लिसनिंग रियली, क्या है कि वैखरी में जो कि जबकि सिर्फ शब्द होते हैं वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए कल्पना कीजिए, मानो कि आप किसी जापानीज़ व्यक्ति के पास खड़े हैं, आपको जापानीज़ नहीं आती या कोई चाइनीज़ या कोई और लैंग्वेज, कोई भी भाषा, ठीक है। आपको सिर्फ शब्द सुनाई देंगे लेकिन कंटेंट, जो शब्द के पीछे कंटेंट है, जो कन्वे हो रहा है, जो भाव है, वो पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि आपको भाषा तो आती ही नहीं है ना। तो वहाँ पे सिर्फ वैखरी तो घटित होगी, शब्द ध्वनि तो सुनाई देगी लेकिन जो भाव है वो व्यक्त नहीं होगा, वो अनएक्सप्रेस्ड, अव्यक्त ही रह जाएगा। तो ये वैखरी की स्थिति है ऐसी लिसनिंग के दौरान, ठीक है। हमने लिसनिंग की बात अभी उठाई है। तो यहाँ पे कंटेंट लेस वर्ड चलेंगे इस हालत में। कंटेंट लेस वर्ड यानी वर्ड्स या शब्द तो हैं पर पीछे जो कंटेंट, जो भाव होना चाहिए है वो कन्वे नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं हम आजकल संसार में क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़े, कलह, क्लेश, दंगे फसाद बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पति पत्नियों में और ऐसे विभिन्न रिलेशंस में। तो देखिए पति पत्नी आपस में जब कहासुनी करते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो शब्द तो चलते रहते हैं लेकिन एक दूसरे के उन शब्दों को ही वो सुन रहे होते हैं लड़ाई में, लेकिन भाव को नहीं, पीछे भाव क्या छिपा है वहाँ तक वो नहीं जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो लिसनिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेज रहेगी जबकि व्यक्ति वैखरी तक ही सीमित है। फिर है मध्यमा। अब लिसनिंग और बेटर थोड़ी हो जाएगी। अब क्या होगा, मध्यमा में मन केंद्र है, लॉजिकल माइंड स्टार्ट हो गया है उस व्यक्ति का, क्योंकि चेतना वहाँ तक है। तो फिर क्या होगा, व्यक्ति तर्क, वितर्क, कुतर्क, सुतर्क ऐसे अलग अलग स्तर पे बात करने में सक्षम होता है, ठीक है। फिर ये ठीक है लेकिन ये भी फाइनल स्टेज नहीं है। उसके बाद क्या है, पश्यंती। अब यहाँ पे रियल लिसनिंग हो पाती है। पश्यंती में क्या होता है, व्यक्ति मन से भी और गहरा जा चुका होता है और एक मनातीत स्थिति पे वो है। तो वहाँ पे वो जो लिसनर है वो कॉन्शियस है, वो कॉन्शियस लिसनिंग कर रहा है, सचेतन रूप से सुन रहा है वो, ठीक है। अब वो शब्दों के पीछे जो भाव चल रहा है उसको वो कैच करेगा, पकड़ लेगा और सच में ही जो संवाद होना चाहिए वो घटित होगा, ठीक है। तो ये पश्चंती की स्थिति पे ही रियल लिसनिंग हो पाती है।
ठीक है। अदरवाइज़ तो फिर आदमी जो भी बातचीत कर रहा होता है वो सिर्फ वैखरी के स्तर पे ही घटित होकर रह जाती है, और जो कन्वेयंस होना चाहिए था, आदान प्रदान, ठीक है, वो नहीं हो पाता है। ठीक है। बाकी जो लास्ट है परा, वो तो फिर बुद्ध वाली स्टेज है। उसमें देखिए, अब बुद्ध के सामने आप अगर सांसारिक ये रोना धोना कोई भी बातचीत अगर आप करते हैं तो वो सुन के भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चों का खेल है, वो उधर उनका ध्यान नहीं जाएगा। वो कुछ ऐसा ही होगा जैसे एक आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, और आकाश न्यूट्रल है इन सब बातों से। ठीक है। तो वैसे ही परा जो स्टेज है वो बुद्धत्व की एक हम स्टेज मान सकते हैं। और इसका दूसरा एग्जांपल स्लीप से भी ले सकते हैं आप। जैसे सो रहा है कोई आदमी, अब आप उसके सामने बैठ के कोई बातचीत करने लगे अगर धीरे धीरे, तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो किसी और स्टेज पे पहुंच चुका है ना। फिर डीप मेडिटेशन में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। ठीक है। कभी कभार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बिल्कुल कहीं और ही ध्यान है उसका खोया हुआ है, आपने उसको कुछ कहा, उसने सुना ही नहीं, तो वो स्टेज बिल्कुल अलग होती है। तो सुनने के लिए एक्चुअली अटेंशन का वहाँ होना ज़रूरी है। ठीक है। कान सुनते हैं, ठीक है, लेकिन कान सिर्फ एक मीडियम है, सुनने वाला जो है वो तो चेतना ही है। तो हमने इन 4 स्टेजेस को देखा।